Hello everyone, welcome again to this new episode of Shake Hand with Life YouTube चैनल। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा स्वोट एनालिसिस। लेकिन स्वोट एनालिसिस को हम स्टडी करें डिटेल में, उससे पहले मेक श्योर दैट कि यू हैव सब्सक्राइब शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। और अगर आपके कोई फीडबैक हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस प्रेजेंटेशन को जिसके थ्रू मैं आज आपको स्वोट एनालिसिस करवाऊंगा, अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक को क्लिक करके प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वोट एनालिसिस में आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ स्वोट। स्वोट का क्या मतलब है? व्हाट इज स्वोट स्टैंड्स फॉर? व्हाट इज स्वोट एनालिसिस? तो फिर स्वोट एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? वाई टू यूज स्वोट? स्वोट को यूज क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्वोट के या स्वोट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनको स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स। इनके मीनिंग क्या है, इनके मतलब क्या है, उसको हम विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। स्वोट एनालिसिस का फ्रेमवर्क क्या है, उसे भी स्टडी करेंगे। हाउ टू डू स्वोट एनालिसिस, स्वोट को करते कैसे हैं, स्वोट एनालिसिस करते कैसे हैं, वो स्टडी करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे स्वोट एनालिसिस के। साथ में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि हम कैसे स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं स्वोट एनालिसिस का यूज़ करके, वो भी आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले स्वोट को समझते हैं। स्वोट क्या है? स्वोट इज द एक्रोनिम ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी कि एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ्स के लिए, यानी कि हमारी जो खूबियां हैं, जो हमारी ताकत है, इंटरनल जो ताकत है उसके लिए। वीकनेसेस, जो कमजोरियां हैं हमारी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या खूबियां हैं और क्या कमजोरियां हैं। सो W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, देन O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब वो सारी संभावनाएं जो हमें या ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर अवेल करनी है, जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है। एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, वो चैलेंजेस जो कि ग्रोथ करते हुए मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को डील करने हैं या उन्हें फेस करना है। तो ये मतलब है स्वोट का। अब हमने स्वोट को समझ लिया। S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। अब हम समझते हैं स्वोट एनालिसिस क्या है। तो स्वोट एनालिसिस एक 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 4 डिफरेंट सेल्स हैं। 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो 4 सेल अलग अलग बन जाएंगे। सबसे पहला सेल स्ट्रेंथ्स के लिए है, दूसरा सेल वीकनेसेस के लिए है, और तीसरा सेल अपॉर्चुनिटीज के लिए है, और चौथा सेल थ्रेट्स के लिए है। अब अगर इसे रो वाइज देखें तो फर्स्ट और सेकंड सेल फर्स्ट रो के अंदर है, यानी कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स का होना, यानी कि स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ होगी और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वीकनेस होगी। सो स्ट्रेंथ्स का क्या मतलब हुआ? थिंग्स ए कंपनी डज वेल, जो कंपनी बहुत अच्छे से कर रही है, ऑलरेडी जो कर रही है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। वीकनेसेस का क्या मतलब हुआ? थिंग्स ए कंपनी कांट डू वेल, ऐसी चीज़ें जो कंपनी अच्छे से नहीं कर पा रही है, यानी कि अगर वो कंपटीशन को ठीक से फेस नहीं कर पा रही है तो वो उसकी एक कमजोरी है। और अगर वो कंपटीशन को ठीक से फेस करके कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दे रही है तो ये उसकी खूबी है। सो ये दोनों ही
स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल और कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ्स पॉजिटिव है, वीकनेसेस नेगेटिव है, राइट। दूसरी रो में आती हैं एक्सटर्नल कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अपॉर्चुनिटीज तीसरे सेल में है और थ्रेट्स फोर्थ सेल में है। अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब हुआ? ड्राइविंग फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो चीजें या वो संभावनाएं जिनके लिए या जिनको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती है अपना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज हम कह सकते हैं। थ्रेट्स चैलेंजेस या रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हों या मार्केट की दूसरी कंडीशंस हों, वो चैलेंजेस जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बाधाएं आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाती है, तो उन्हें हम थ्रेट्स कहते हैं। ये सब प्रिवेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने में। तो तीसरे और चौथे सेल में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं क्योंकि ये मार्केट के अंडर एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों ही फैक्टर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम कॉलम वाइज देखें तो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज यानी कि सेल नंबर 1 और 3 के अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सेल नंबर 2 एंड 4 यानी कि कॉलम नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो वीकनेसेस और थ्रेट्स दोनों ही नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अब स्वोट एनालिसिस इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स और एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कैसे करता है वो हम आगे समझेंगे। तो स्वोट एनालिसिस एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जो कि यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की या किसी इंडिविजुअल की या किसी प्लान की या किसी बिजनेस एक्टिविटी की स्ट्रेंथ्स को समझने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उसके थ्रू हमें मिल सकती हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है क्योंकि, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी, कौन सी संभावनाएं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको कि अचीव किया जा सकता है, जिनको ग्रैब किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जो कि हमारे गोल अचीवमेंट में बाधाएं बनेंगी, जो चैलेंजेस आएंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का यूज करके मार्केट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील किया जाता है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को तो अवेल किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सके, और थ्रेट्स को डील करना है, यानी कि जो रेजिस्टेंस या जो बाधाएं या जो ऐसी दिक्कतें जो आती हैं मार्केट के अंदर जिनकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन या ग्रोथ में बाधाएं पैदा होती हैं, उन्हें डील करना है। यानी कि ब्रिज का काम कैसे करता है स्वोट एनालिसिस? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स को बढ़ा करके और वीकनेसेस को घटा करके, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके और थ्रेट्स को डील करके। सो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करता है स्वोट एनालिसिस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्वोट एनालिसिस का यूज़ क्यों करती है? स्वोट एनालिसिस एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है, ये हम समझ चुके हैं। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है, इसका मतलब हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ेगा कि उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, राइट। और फिर उसकी कमियों को भी समझना पड़ेगा ताकि खूबियों का यूज़ करके मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब किया जा सके, और जो कमियां हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसको एलिमिनेट करके या उसको रिड्यूस करके जो मार्केट के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, यानी कि थ्रेट्स को ओवरकम किया जा सके। सो एक ऑर्गेनाइजेशन
स्वोट को क्यों यूज़ करती है? अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाने के लिए, अपनी वीकनेसेस को रिवर्स करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने के लिए, जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल करने के लिए, और साथ में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में जो बाधाएं आने वाली हैं उनको टैकल करके, उनको डील करके अच्छे से, जिससे कि उनको बाधाओं को एलिमिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव किया जा सके। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्वोट एनालिसिस का यूज़ करती है। स्वोट एनालिसिस का कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो स्वोट एनालिसिस का वीकली भी यूज़ करते हैं, रिपीटेडली यूज़ करते हैं, रिपीटेडली अपडेट करते हैं, वीकली, मंथली, बाई मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी करते रहते हैं स्वोट एनालिसिस का यूज़। इसलिए स्वोट एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए अब स्वोट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन हाउ क्लोजली ए बिजनेस इज अलाइंड विद इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज एंड सक्सेस बेंचमार्क्स। कैसे एक बिजनेस जो है अपनी ग्रोथ स्टोरी को लिखता चला जा रहा है। दैट मीन्स कैसे क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है, कैसे कितनी सक्सेस क्वार्टरली मिल रही है, कितनी सक्सेस हाफ ईयरली मिल रही है, या कितनी सक्सेस एनुअल उसे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है। तो किस तरह से जो ग्रोथ है वो बिजनेस के साथ अलाइंड है, क्वार्टरली ग्रोथ कैसे अलाइंड है, हाफ ईयरली ग्रोथ कैसे अलाइंड है, या एनुअल ग्रोथ कैसे अलाइंड है बिजनेस के साथ, वो स्वोट एनालिसिस से ईजिली समझा जा सकता है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या करते हैं, स्वोट एनालिसिस को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, समटाइम तो वो रिपीटेडली, जब एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है तो वो वीकली भी अपडेट करना पड़ता है स्वोट एनालिसिस को, राइट। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन हाउ वेल ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू इनिशियल प्रोजेक्शंस। एक प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए भी स्वोट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अगर एक प्रोजेक्ट लिया है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, तो वीकली लीड कितनी मिल रही हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ काम कर रही हैं वीकली लीड को लाने के लिए, कौन सी हमारी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से लीड नहीं आ रही हैं, या फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटी किस तरह की है, क्या हम सही अपॉर्चुनिटी को हिट कर रहे हैं, या फिर जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें हम ठीक से डील नहीं कर पा रहे। सो इस तरह से जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए स्वोट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल है। जो प्रोजेक्शंस थे प्रोजेक्ट की वो किस तरह से अचीव हो रहे हैं उसे भी जज किया जा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्मुलेट एंड सेलेक्ट द स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना किसके बेसिस पर, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो थ्रेट्स हैं, उनके बेसिस पर किस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, फॉरवर्ड स्ट्रेटजी या बैकवर्ड स्ट्रेटजी, कैसी स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। स्ट्रेटजी हमें डिफेंसिव अपनानी पड़ेगी या अटैकिंग अपनानी पड़ेगी, तो वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट भी हम स्वोट एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं, वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू मैच द फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। जो फर्म के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीनरी है, चाहे मैन पावर है, या फिर दूसरे इक्विपमेंट है, या जो फर्म की कैपेबिलिटीज, उनको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ मैच करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को अचीव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव किया जा सके। वो तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता हो कि उसके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उसकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं, और उसे किस तरह के थ्रेट्स को डील करना है, तभी वो बेहतर रूप से अपॉर्चुनिटीज़ को, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती है। और लास्ट वन है टू कीप एन आई ऑन द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट
and spot and exploit new opportunities faster than competitors. अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना। स्वोट एनालिसिस, जब हम स्वोट एनालिसिस को बार बार कॉन्टिन्यूसली अपडेट करेंगे, दैट मीन्स कि हम अपने बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। और जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मार्केट के अंदर दिखाई दे रही हैं, जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उन्हें हम अपने कंपटीटर से पहले अचीव कर सकें या ग्रैब कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वोट एनालिसिस के। अब स्वोट एनालिसिस को डिटेल में समझने के लिए हमें स्ट्रेंथ्स को अलग से समझना पड़ेगा, वीकनेसेस को अलग से समझना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को अलग से समझना पड़ेगा और थ्रेट्स को अलग से समझना पड़ेगा। यानी कि हमें डिटेल में पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी कि स्ट्रेंथ्स का मीनिंग हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा कि वीकनेसेस क्या होती हैं, वीकनेसेस का मीनिंग हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, और इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का मीनिंग भी हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेंथ्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स? राइट, सो स्ट्रेंथ्स पॉजिटिव, इंटरनल, फेवरेबल एंड कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव हैं, इंटरनल हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम करने वाले फैक्टर्स हैं, और कंट्रोलेबल हैं, यानी कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थिंग्स एक कंपनी डज वेल, कंपनी जो सबसे बेहतर इस समय कर रही है वो कंपनी की स्ट्रेंथ है। ऐसी क्वालिटीज दैट सेपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कंपीटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके कंपीटिटर्स से बिल्कुल अलग खड़ा करती है, उसे बहुत बेहतर बनाती है। स्ट्रेंथ्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब लाइक कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियोज या असेट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास असेट्स हैं उन्हें हम टेंजिबल फॉर्मेट में ले सकते हैं। इंटेंजिबल लाइक पावर ऑफ ए ब्रांड इन ए मार्केट, किसी ब्रांड की कैसी पावर है वो इंटेंजिबल है, उसका इम्पैक्ट कैसा है मार्केट के अंदर, उसे हम डायरेक्ट तो फील नहीं कर सकते, तो वो इंटेंजिबल है। राइट, तो ये तो मतलब है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पोटेंशियल इंटरनल स्ट्रेंथ्स को, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सो मैनी प्रोडक्ट लाइंस, बहुत सारी प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रही हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांड है, ब्रांड मार्केट कवरेज उसका बहुत बड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी हो, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, मटेरियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो, R&D लीडरशिप बहुत अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी हो, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, ब्रांड नेम की जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क एनालिसिस कैसा किया हुआ है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छे से उसने रिस्क एनालिसिस किया हुआ है। कॉस्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज, अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट होगी, तो वो एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। न्यू वेंचर मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, नए वेंचर्स को, नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या नया कोई एक्विजिशन करना है, तो उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है तो वो उसकी एक्सपर्टाइज बन जाती है। मैनेजमेंट स्टिल अप्रोप्रिएट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है, कंट्रोल सिस्टम्स अप्रोप्रिएट हैं, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी उसकी वेल डेवलप्ड है। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसका फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पोटेंशियल इंटरनल स्ट्रेंथ्स के, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए को डिफाइन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक को क्लिक करके इस प्रेजेंटेशन को PDF में ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्ट्रेंथ्स को समझ लिया कि स्ट्रेंथ्स का क्या मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या मीनिंग होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम वीकनेसेस को समझते हैं, यानी कि कमजोरियाँ
इनका क्या मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम वीकनेसेस को समझते हैं। सबसे पहले वीकनेसेस किस तरह के फैक्टर हैं? नेगेटिव, इंटरनल एंड कंट्रोलेबल फैक्टर हैं। ये नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी आती है वीकनेसेस से। इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं और कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि हम अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। थिंग्स ए कंपनी कांट डू वेल, ऐसी चीज़ें जिन्हें कंपनी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती है या नहीं कर रही है, तो वो उसकी कमजोरियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैकिंग इन स्किल्स, उसके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है तो ये उसकी कमजोरी हो जाएगी। उसके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, कमजोरी हो जाएगी। या उसके पास अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो वो उसकी कमजोरी होगी। उसकी सेलिंग प्रोपोजिशन यूनिक नहीं है, यानी कि उसकी कोई वो अनक्लियर है, उसकी यूएसपी अनक्लियर है, वो क्लियर नहीं है कि किस लिए उसके प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, किस लिए उसके प्रोडक्ट सेल हो जाता है, क्यों खरीद रहे हैं कस्टमर्स उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को। थिंग्स योर कंपटीटर्स डू बेटर देन यू, ऐसी चीज़ें या ऐसे काम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर उसके कंपटीटर कर ले रहे हैं, तो ये मतलब है वीकनेसेस का, राइट। अब वीकनेसेस के कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सो पोटेंशियल इंटरनल वीकनेसेस के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑब्सोलीट नैरो प्रोडक्ट लाइंस, बहुत कम प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट उसके पास अलग अलग टाइप के बहुत कम प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, यानी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ये उसके लिए एक वीकनेस बन जाएगी। R&D और इनोवेशंस जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। मार्केटिंग प्लान बहुत पुअर है, पुअर मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल है, इनएडिकेट ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स जो है मैन पावर उसके पास पूरी नहीं है। इनएडिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पूरा नहीं है, वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। लॉस ऑफ ब्रांड नेम कैपिटल है, उसका ब्रांड नेम जो है वो उसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है। ग्रोथ विदाउट डायरेक्शन है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन किस डायरेक्शन में ग्रोथ जा रही है वो उसे पता नहीं है। बैड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, रिस्क एनालिसिस, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो अच्छे से रिसर्च नहीं किया हुआ है। लॉस ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्शन है, कोई कॉर्पोरेट डायरेक्शन नहीं है। इन फाइटिंग अमंग डिविजन्स, विद इन द डिविजन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें कलह है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने वाली बात है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। लॉस ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल है, कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इनअप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इनअप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम है, वो भी पूरा नहीं है, ना तो कंट्रोल सिस्टम पूरा है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट है या अप्रोप्रिएट है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है और ना ही कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पुअर है और कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें क्या बन जाएंगी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस का काम करती हैं। ओके, तो अब तक हमने इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी किया, यानी कि स्ट्रेंथ्स का क्या मतलब है, वीकनेसेस का क्या मतलब है, उन्हें हमने स्टडी किया, इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी किया। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है अपॉर्चुनिटीज़। सो अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मीनिंग है उसे हम स्टडी करते हैं। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ ले सकती है या प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है, तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कहेंगे। कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह से काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फ्यूचर पोटेंशियल, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ होती रहेगी अगर बार बार अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से अवेल किया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ को सर्टेनिटी मिलती चली जाती है। पॉजिटिव, एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं,
पॉजिटिव हैं, एक्सटर्नल हैं, लेकिन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं ये फैक्टर्स। अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। इनकी हेल्प से मार्केट को समझा जा सकता है कि मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, कितनी सेल हो सकती है, कहाँ पर उसे सेल किया जा सकता है, कहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। ये सारी चीज़ें हम मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए समझ सकते हैं। तो ये मीनिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आइए अब कुछ पोटेंशियल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के एग्जांपल्स को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो एक्सपेंड कोर बिजनेसेस, जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। एक्सप्लॉयट न्यू मार्केट सेगमेंट, नए मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर करना और एक्सप्लॉयट करना और वहाँ से नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। वाइडन प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट की रेंज को वाइड करना, ज़्यादा फैलाव देना, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाना। एक्सटेंड कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज, इससे क्या होगा, हमें कॉस्ट डिफरेंशिएशन का एडवांटेज मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि अगर महंगा नहीं बिकेगा तो सस्ता बिक जाएगा। डाइवर्सिफाई इनटू न्यू ग्रोथ बिजनेसेस, जो नए ग्रो करते हुए बिजनेसेस हैं उनको डाइवर्सिफाई करके भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सकता है। एक्सपेंड न्यू फॉरेन मार्केट्स, नई फॉरेन मार्केट्स में एंटर करके भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सकता है। R&D स्किल्स के द्वारा नए एरियाज़ में R&D स्किल्स को यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की जा सकती हैं। एंटर न्यू रिलेटेड बिजनेसेस, जो अभी करंट में जो बिज़नेस है उसी से रिलेटेड किसी बिज़नेस में एंटर करके, मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस जो है जो घी बना रहा है और तो तेल बनाने के बिज़नेस में वो एंटर कर सकता है, तो रिलेटेड बिज़नेस है, राइट। फूड प्रोडक्ट के ही दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही फूड प्रोडक्ट हैं। वर्टिकली इंटीग्रेट फॉरवर्ड, वर्टिकली इंटीग्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब किसी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर करती है तो इसे वर्टिकली इंटीग्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। एनलार्ज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, अपने कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, बड़ा करना। ओवरकम बैरियर्स टू एंट्री, किसी नए एरिया में एंट्री के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को ओवरकम करना भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसा ही है, क्योंकि जब उन बैरियर्स को ओवरकम करेंगे तभी नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सकता है। रिड्यूस राइवलरी अमंग कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर्स के बीच में राइवलरी को कम करना जिससे कि कंपटीटर्स कम से कम हार्म करें। मेक प्रॉफिटेबल न्यू एक्विजिशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अक्वायर करना जो कि पहले से ही प्रॉफिट में काम कर रही हैं। अप्लाई ब्रांड नेम कैपिटल इन न्यू एरियाज़, नए एरिया में ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड नेम का यूज़ करके भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकती है, नए बिजनेस को वहाँ पे खड़ा कर सकती है। सीक फास्टर मार्केट ग्रोथ, और तेज़ी से मार्केट ग्रोथ को अचीव करना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। ओके, तो अब तक हमने स्टडी किया स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को। अब हम स्टडी करते हैं थ्रेट्स को। थ्रेट्स का क्या मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? थ्रेट्स का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है, डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। ऑर्गेनाइजेशन को रोकती है अपना गोल अचीव करने में, और कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को ही चैलेंज करती है। ये सब चीज़ें क्या हैं? थ्रेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो थ्रेट्स नेगेटिव हैं, एक्सटर्नल हैं एंड अनकंट्रोलेबल हैं। तो जैसा कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स दोनों ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ थ्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अटैक्स ऑन कोर बिजनेसेस, जब जो मेन बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसी के ऊपर कुछ अटैक्स हो रहे हैं,
यानी कि टैक्सेस बढ़ना या कंज्यूमर का चले जाना, कम हो जाना, या कोई कंपटीटर जो है वही उसे दबाव बना रहा है, उसके ऊपर इस तरह का दबाव बना रहा है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंपटीशन, डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन का बढ़ना, ये एक थ्रेट है। फॉरेन कंपटीशन का बढ़ना, अगर फॉरेन में बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का तो भी एक थ्रेट है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट है। फॉल इन बैरियर टू एंट्री, ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे एंट्री करना चाहती है किसी पर्टिकुलर एरिया में और वहाँ पर बार बार बाधाएं आ रही हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट है। राइज इन न्यू और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का आना, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसी के बराबर, उसी की लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर आ जाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल कम होगी। इंक्रीज इन इंडस्ट्री राइवलरी, इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री में सेम टाइप की, मान लीजिए कोई ग्लास इंडस्ट्री में है तो ग्लास इंडस्ट्री में अलग अलग और कंपनियों का खड़े हो जाना भी कंपटीशन को बढ़ाएगा ही। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन, नए तरीके का कंपटीशन आना, यानी कि अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी बदल रही है तो कंपटीशन भी बदलता चला जाएगा। पोटेंशियल फॉर टेक ओवर, कंपनी को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर सकती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेडर्स, कॉर्पोरेट रीडर्स का एग्जिस्ट करना मार्केट के अंदर। इंक्रीज इन रीजनल कंपटीशन, रीजनल लेवल पर कंपटीशन का बढ़ना। चेंजेस इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक लेवल पर जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर बदलाव आना। चेंजेस इन इकोनॉमिक फैक्टर्स, लोगों की इनकम कम होना या बढ़ना। लोगों की इनकम कम होगी तो वो एक थ्रेट है, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल जो है वो कम हो जाएगी। डाउन टर्न इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में डाउनफॉल आना। राइजिंग लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट पैदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेबर कॉस्ट बढ़ने का मतलब है सैलरी या वेजेस का बढ़ना। स्लोअर मार्केट ग्रोथ, अगर मार्केट ग्रोथ स्लो है उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और जैसे कि आजकल चल रहा है कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ जाना तो भी एक थ्रेट है, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। और लॉकडाउन ड्यू टू कोविड और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मार्केट के अंदर जो थ्रेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो थ्रेट्स हैं, उन्हें ईजिली समझा जा सकता है। आइए अब स्वॉट एनालिसिस के फ्रेमवर्क को समझते हैं कि किस तरह से हम स्वॉट एनालिसिस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन की विज़न और मिशन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले विज़न एंड मिशन, उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैन। एनवायरमेंटल स्कैन का मतलब है इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस और एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस। इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस में जब हम लेंगे तो स्ट्रेंथ्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन की वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और वीकनेसेस कौन कौन सी हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और इंटरनल फैक्टर्स वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, इन दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए और कौन कौन सी थ्रेट्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में जो बाधाएं पैदा कर सकती हैं। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए पेस्टल एनालिसिस भी कर सकते हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्वॉट एनालिसिस को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है विज़न एंड मिशन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के विज़न और मिशन को बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझ लेना ज़रूरी है। तो विज़न क्या है ऑर्गेनाइजेशन का और मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो समझते हैं कि विज़न को कैसे समझा जा सकता है और मिशन को कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिशन क्या होता है। What an organization is doing and how it is serving to its customers। करंटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है
और वो किस तरह से अपने कस्टमर्स को सर्व कर रही है, उन्हें सर्विस कैसे दे रही है, वो उसका मिशन है। उसे मिशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ला की मिशन स्टेटमेंट को हम लें, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। वर्ल्ड्स ट्रांजिशन मतलब जो फ्यूल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो ट्रांजिशन है उसको एक्सेलरेट करना। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी है, राइट, बैटरी के फॉर्मेट में। सो अभी करंट में हमारे पास किस तरह की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, वो फ्यूल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। किस तरह का फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल इस समय यूज़ किया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल की फॉर्मेट में, उसी से व्हीकल्स ड्राइव होते हैं। सो टेस्ला का जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि वर्ल्ड्स ट्रांजिशन, किस तरह का ट्रांजिशन? फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वर्ल्ड्स का ट्रांजिशन, उसे एक्सेलरेट करना, राइट। ये है टेस्ला की मिशन स्टेटमेंट। अब इसी से, मिशन स्टेटमेंट से ही टेस्ला की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या यूं कहें जो टेस्ला के जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं उनको मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन किया जाता है जब हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। सो अलाइन SW, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन करना है। अब विजन की अगर हम बात करें तो विजन का क्या मतलब होता है? व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बी टुमारो। एक ऑर्गेनाइजेशन आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहती है, वो विजन के थ्रू हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ला के ही विजन स्टेटमेंट को लें, टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की सबसे कंपेलिंग कार कंपनी, यानी कि सबसे प्राउडली परचेज की जाने वाली कंपनी जो है, कार जो है, वो टेस्ला की होनी चाहिए। बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वर्ल्ड्स का जो दुनिया का जो ट्रांजिशन है किससे? फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ट्रांजिशन करते हुए दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी बनना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी बनना, राइट। ये टेस्ला की विजन स्टेटमेंट है। अब इसी तरह से ये इसमें से क्या मिलेंगे? जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और थ्रेट्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए विजन स्टेटमेंट के साथ हम किन्हें अलाइन कर सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स को अलाइन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स कैन बी अलाइन विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विजन और मिशन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, क्लियरली समझ लेने के बाद, उन्हें रिटन डाउन कर लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब सबसे पहला काम है स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को अलाइन करना है किसके साथ? मिशन के साथ, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अलाइन करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा जा सकता है और फिर स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाना चाहिए। व्हाट आर द मोस्ट पॉजिटिव ब्रांड एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मोस्ट पॉजिटिव ब्रांड एट्रीब्यूट क्या है, किस वजह से कंपनी को जाना जा रहा है मार्केट के अंदर। व्हाट डज द कंपनी डू बेटर देन अदर कंपनीज। कंपनी दूसरी कंपनियों से किस तरह से बेहतर काम कर रही है मार्केट के अंदर। व्हाट डू कस्टमर्स लव अबाउट द कंपनी और प्रोडक्ट। कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से वो उसे खरीदना पसंद करते हैं। व्हाट रिसोर्सेज द कंपनी हैव बट द कंपीटिटर्स नॉट। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के पास हैं लेकिन कंपनी के कंपीटिटर्स के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें होना, रोबोटिक्स मशीन्स होना, ये क्या कंपीटिटर्स के पास हैं या नहीं। अगर कंपनी के पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कंपीटिटर्स के पास हैं तो फिर थ्रेट पैदा करेंगे। अगर नहीं है तो ये फिर स्ट्रेंथ हो जाएगी कंपनी की। व्हाट इज़ द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, क्या ऐसी बात है जिसके लिए प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर डिस्कस करके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइए अब हम वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर लिया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान क्वेश्चन डिस्कस करके। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान
किस तरह के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं जिससे हम वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। सो व्हाट डू द कस्टमर्स डिसलाइक अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में ऐसी क्या बात है जिसे कस्टमर पसंद नहीं करते। व्हाट कंप्लेंट्स आर ऑफ्टन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, किस तरह की कंप्लेंट्स हैं जो कस्टमर से बार बार कंपनी के पास आ रही हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन द करंट सेल्स फनल, करंट सेल्स फनल में कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कौन सी बड़ी ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको दूर किया जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। वाई डू द कस्टमर्स कैंसल द ऑर्डर्स, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहा है, इसे ये भी एक स्टडी की बात है, ये एक वीकनेस हो सकती है, किस वजह से कर रहा है। व्हाट आर द मोस्ट नेगेटिव ब्रांड एट्रीब्यूट्स, कंपनी के ब्रांड के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो नेगेटिविटी फैला रही है, जो पसंद नहीं आ रही कस्टमर को या लोगों को पसंद नहीं आती। व्हाट रिसोर्सेज डू द कंपटीटर्स हैव बट यू डोंट, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के पास तो हैं, जो कंपटीटर्स के पास तो हैं लेकिन कंपनी के पास नहीं है। वाई द कंपनी इज नॉट इम्प्रूविंग कॉन्टिन्यूसली, और क्यों कंपनी कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव नहीं कर रही है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं कर रही है। ओके, इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, वो हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है, वो है हाउ कैन वी रीच टू न्यू कस्टमर्स इफेक्टिवली, कैसे हम नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने रीच को बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्स कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस, कैसे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर बिजनेस इंटरनेशनली, कैसे हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड कर सकते हैं। व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द मार्केट, मार्केट में डीपर रीच बनाने के लिए कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्केट नीश तक पहुंचने के लिए, नीश मार्केट तक पहुंचने के लिए कैसे हम कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगे। विच प्रोडक्ट इज़ फ्रिक्वेंटली परचेज बाय द कस्टमर, ये समझना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है बार बार परचेज कर रहा है जिससे कि उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। विच एडवर्टाइजिंग चैनल्स एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से एडवर्टाइजिंग चैनल्स ऐसे हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उन्हें दिया जा सके एडवर्टाइजिंग का। हाउ कैन वी इनोवेट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, और कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट करके ग्रोथ पोटेंशियल को ग्रैब किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आइडेंटिफाई होने लगेंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में दूसरा पार्ट है थ्रेट्स का। तो थ्रेट्स के लिए फिर अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो हैं हु आर द एमर्जिंग और एस्टेब्लिश्ड कंपटीटर्स, कौन कौन से ऐसे कंपटीटर हैं जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो एमर्ज हो रहे हैं, नए कंपटीटर बन रहे हैं हमारे। व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशंस इम्पैक्ट द बिजनेस ग्रोथ, कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हाट फैक्टर्स मेक द मार्केट वोलेटाइल, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट को अस्थिर करेंगे, जो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे मार्केट के अंदर। व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वुड कम इन टू फाइंड द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें फाइंड करने में, उन्हें ढूंढने में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो थ्रेट्स हो सकती हैं। व्हाट आर द नेगेटिव ट्रेंड्स दैट प्रेजेंट द ग्रेटर रिस्क, कौन से ऐसे नेगेटिव ट्रेंड होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े रिस्क के रूप में काम करते हैं। अगर नेगेटिव ट्रेंड्स आ रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो वो प्रोडक्ट और कंपनी दोनों की इमेज को ख़राब करती है। व्हाट चेंजेस एक्सपोज योर वीकनेसेस, कौन सी ऐसी आपकी वीकनेसेस हैं या कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस का पता लग रहा है। व्हाट आर द डैमेजिंग इफेक्ट्स फ्रॉम द कंपटीटर्स टू द कंपनी इमेज, कौन से ऐसे डैमेजिंग इफेक्ट हैं जो कि कंपटीटर्स
कंपनी को पहुंचा सकते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट मतलब जिससे कि कंपनी की इमेज को खतरा हो सकता है, कंपनी की इमेज खराब हो सकती है और उसकी प्रोडक्ट की सेल में फ़र्क पड़ सकता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस किया जाए और आंसर किया जाए तो हमारे पास थ्रेट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो थ्रेट्स आने वाली हैं मार्केट के अंदर, वो उभर करके आती हैं, राइट। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हमारे पास और भी तरीका है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका और भी है, जिसे हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। सो पेस्टल एनालिसिस का क्या मतलब है? यहाँ पर पेस्टल में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड्स फॉर लीगल एंड अगेन E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल। सो पॉलिटिकल में कौन कौन से इश्यूज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं? वो हैं इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इश्यूज़, करंट लेजिस्लेशन या फ्यूचर लेजिस्लेशन, जो इस समय बिल टेबल पर हैं वो, और जो फ्यूचर में आने वाले जो बिल्स हैं वो, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड प्रोसेसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंजेस, ट्रेडिंग पॉलिसीज़, ये सब इंक्लूड रहेंगे। इकोनॉमिक में कौन कौन से इश्यूज़ हैं? इकोनॉमी सिचुएशन एंड ट्रेंड्स, करंट में इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है और फ्यूचर ट्रेंड क्या है। टैक्सेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम है। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल्स क्या हैं, किस तरह की मार्केट साइकिल है, कब साइकिल बदल जाएगी, ट्रेड साइकिल क्या है, वो सब स्टडी करने की बात है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, लघु उद्योग से जुड़े हुए कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं वो, इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो, या लार्ज एंड मीडियम से जुड़े हुए स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो क्या हैं। कस्टमर एंड यूज़र ड्राइवर्स, जो कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए या परचेज करने के लिए ड्राइव करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स क्या है, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। लाइफस्टाइल ट्रेंड्स क्या हैं। डेमोग्राफिक्स, कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, कस्टमर का क्या ओपिनियन है किसी प्रोडक्ट को लेकर के। ब्रांड कैसा है, कंपनी कैसी है, टेक्नोलॉजी इमेज कैसी है कंपनी की, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स कैसे हैं, कब कंज्यूमर किस ब्रांड को परचेज कर रहा है। एथनिक या रिलीजियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड R&D पोटेंशियल, किस तरह की R&D स्किल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी करंट में है उसकी मैच्योरिटी कब तक हो जाएगी, कब वो जा करके वो पुरानी हो जाएगी, कितनी बढ़िया वो है और कब तक वो रहेगी। न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरह का है कंपनी के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी कैसी है। मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी मैच्योरिटी कब है और उसकी कैपेसिटी कैसी है। टेक्नोलॉजी एक्सेस कैसा है कंपनी का। लाइसेंसिंग और पेटेंट्स कौन कौन से हैं कंपनी के। लीगल इश्यू कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, रीजनल लेजिस्लेशन, पेंडेमिक प्रोटोकॉल। सो लीगल में ये आ सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉ कैसे हैं, कंपटीशन लॉ कैसे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कैसी के लिए कौन से लॉ बने हुए हैं, और रीजनल लोकल लेवल पर किस तरह के लॉज हैं, और जैसे कि पेंडेमिक की सिचुएशन इस समय आई हुई है तो इसमें किस तरह का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। सो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं लीगल के अंदर। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि कंपनी जो भी वेस्टेज निकाल रही है, कंपनी के रन करने का एनवायरमेंट के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है वो। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या है, किस तरह के कानून बने हुए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एनर्जी कंजम्पशन कैसा है, किस तरह की एनर्जी कंज्यूम हो रही है और किस तरह की एनर्जी रिलीज़ की जा रही है कंपनी से। कार्बन एमिशन कितना है, वेस्ट डिस्पोजेबल कैसा है, और पेंडेमिक जैसे इस तरह का कोविड-19 की जो सिचुएशन पैदा हुई है वो उसकी कंडीशन क्या है, किस एरिया में क्या है, तो उसके उन सब का इफेक्ट आता है कंपनी के ऊपर, राइट। तो ये है पेस्टल एनालिसिस के फैक्टर्स, जिसके अंदर ये सो एंड सो फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि स्वोट क्या है, स्वोट का मतलब क्या है, स्वोट एनालिसिस क्या है, और स्वोट एनालिसिस को हम कैसे कर सकते हैं, क्या फ्रेमवर्क है स्वोट एनालिसिस को, एंड हाउ टू डू द स्वोट एनालिसिस। स्टेप बाय स्टेप हम स्वोट एनालिसिस को कैसे कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम
वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं कुछ स्वोट एनालिसिस के एग्जाम्पल्स को, राइट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डेवलपमेंट का। एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वोट एनालिसिस हम करते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। सो स्ट्रेंथ्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स, गुड रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर उसकी रेपुटेशन कैसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी स्ट्रेंथ होगी। कॉस्ट एडवांटेज फ्रॉम प्रोप्रिएटरी नो हाउ, उसके एक्सपीरियंसेस से जो भी उसने कॉस्ट एडवांटेज ली हुई है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं किस कॉस्ट, कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है किस कॉस्ट पर मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं और किस को कम परचेज किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू हाई ग्रेड नेचुरल रिसोर्सेज, अगर कंपनी के पास नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने का एक्सक्लूसिव राइट है तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन के पास। फेवरेबल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, और उसके पास एक फेवरेबल एक्सेस है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, चाहे वो रेल रोड ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सी ट्रांसपोर्ट है, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स उसके पास कैसे भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, रिटेल आउटलेट्स कैसी हैं उसके पास, ये एक फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका चैनल है, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उसके पास। नेगेटिव में वीकनेसेस की बात करें तो लैक ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने पेटेंट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो ये उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर ब्रांड नेम वीक है, अगेन वीकनेस है। पुअर रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर उसकी रेपुटेशन कैसी है उसके ऊपर, वो भी एक वीकनेस है, वो कमजोरी है ऑर्गेनाइजेशन की। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर बहुत हाई है तो सेल भी अच्छे नहीं होगी। लैक ऑफ एक्सेस टू द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस बहुत वीक है तो वो एक वीकनेस बन जाएगी। लैक ऑफ एक्सेस टू की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक उसकी एक्सेस नहीं है तो वो फिर वीकनेस बन जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं? एन अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड, कस्टमर की अनफुलफिल्ड डिमांड या नीड। अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी पैदा की जा सकती हैं। लूजनिंग ऑफ रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट को छूट देती है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाता है तो कंपनी एक्सपेंड कर सकती है बाहर की मार्केट में भी। थ्रेट्स में अगर हम देखें तो शिफ्ट्स इन कंज्यूमर टेस्ट अवे फ्रॉम द फर्म्स प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट से शिफ्ट होना। इमरजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी का चल रहा है उसी का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आना मार्केट के अंदर, वो एक नई थ्रेट होगी, एक नया चैलेंज होगा कंपनी के लिए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। न्यू रेगुलेशंस, नए रेगुलेशंस आना, जैसे जीएसटी के आने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। इंक्रीज्ड ट्रेड बैरियर्स लाइक द इंक्रीज ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ जाती हैं तो उस केस में भी बिजनेस हैम्पर होगा। कोविड-19 पेंडेमिक, और जैसे कोविड-19 पेंडेमिक जो आया है उसकी वजह से भी बिजनेस हैम्पर कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल है बिजनेस डेवलपमेंट का। तो अभी हमने स्टडी किया स्वोट एनालिसिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। अब हम किसी इंडिविजुअल के लिए भी स्वोट एनालिसिस कर सकते हैं, और स्वोट एनालिसिस इंडिविजुअल के लिए कैसे कर सकते हैं आइए उसे देखते हैं। एन IT मैनेजर वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज जॉब, एक IT मैनेजर अपनी जॉब को सिक्योर करना चाह रहा है तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समझता है अपनी, यानी कि अपने लिए स्वोट एनालिसिस करता है। तो जब अपने लिए स्वोट एनालिसिस कर रहा है तो उसके इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कौन कौन सी हैं उसकी। कंपनी एंड इंडस्ट्री नॉलेज है उसके पास, कंपनी की और इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके पर्सनल कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल है। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल्स उसके बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं वो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत
अच्छे से करते हैं। लेकिन उनकी कुछ वीकनेसेस भी, टेंडेंसी टू बी टू पैसिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पैसिमिस्टिक रहते हैं। कांट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स, फैमिली के कारण ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। टेरिबल एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत थोड़ा फियर रहता है उनका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है नहीं। अनकंफर्टेबल विद रैपिड रेट ऑफ चेंज, जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं वो उसके साथ अनकंफर्टेबल हो गए हैं। टेंड टू एंड अप इन पॉलिटिकल बैटल्स दैट डैमेज बोथ साइड्स, और वो पॉलिटिकल बैटल्स में उलझ जाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होता है और उन्हें खुद भी नुकसान होता है। अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड नेटवर्क टू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, मेथड्स एंड अप्रोचेस, वो कॉन्फ्रेंसेस अगर अटेंड करें तो बहुत सारी वो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे, उनका नेटवर्क बढ़ेगा, मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में मालूम पड़ेगा। एम्ब्रेस चेंज एंड एम्पावर यंग टैलेंट टू रिमेन रिलेवेंट, चेंजेस को वो अगर एक्सेप्ट करते हैं, नए यंग टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत रिलेवेंट रहेगा। सेल द वैल्यू ऑफ टैलेंट्स सच एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और जो उनकी वैल्यू है वो उसे सेल कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्किल है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्किल है, रिस्क मैनेजमेंट का स्किल है। लीवरेज पर्सनल कनेक्शंस टू बी एन एजेंट ऑफ चेंज, वो उनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं एज ए चेंज एजेंट। राइट। थ्रेट्स, उनके सामने क्या परेशानियाँ आ रही हैं या आ सकती हैं अपनी जॉब को सिक्योर करने में। पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, एजिज्म, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के चेंजेस आ रहे हैं वो उनके लिए बड़ी समस्या है। एजिज्म, उम्र बढ़ने के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। परसेप्शन दैट यूथ आर मोर क्रिएटिव, और ऐसा माना जाता है यूथ जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव है एजिज्म के हिसाब से, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है या थ्रेट है। ऑफिस पॉलिटिक्स सच एज एडवर्सरीज टू गेन पावर, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है वो उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी पावर में आता है वही प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ हु वर्क लॉन्ग आवर्स आर इंटरेस्टेड इन माई रोल, और कुछ ऐसे भी हैं एम्बिशियस एम्प्लॉय भी हैं जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं और जो उनका रोल है, जो उनकी पोजीशन है वो उन्हें अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए एक नया थ्रेट है, यानी कि उन्हें अगर सिक्योर होना है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। Several members of my team aren't diligent and tend to make mistakes that threaten our reputation. उनकी टीम के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं तो उनकी रेपुटेशन को भी थ्रेट पैदा होता है। तो ये किसी इंडिविजुअल का स्वोट एनालिसिस हो सकता है, आप अपने लिए भी स्वोट एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब तक हमने स्वोट एनालिसिस के एग्जाम्पल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्वोट एनालिसिस का एग्जाम्पल स्टडी किया, उसके बाद एक इंडिविजुअल का स्वोट एनालिसिस का एग्जाम्पल स्टडी किया। अब हम एक प्रोडक्ट का स्वोट एनालिसिस का एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, एन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, उसको लगाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। सो स्ट्रेंथ क्या है प्रोडक्ट की, देखें, हाई एफिकेसी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है, हाई क्वालिटी पैकेजिंग है, ऑल नेचुरल, नो केमिकल्स, सब कुछ नेचुरल है उसके अंदर, कुछ भी केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है, लॉयल कस्टमर्स हैं, पीपल हु ट्राइड लाइक इट, जिन्होंने उसे ट्राई किया वो उसे लाइक भी करने लगे। वीकनेसेस क्या है, डिफ़िकल्ट टू यूज़, प्रोडक्ट को लगाने में डिफ़िकल्टी होती है, अप्लाई विद फिंगर्स, उसे फिंगर्स के साथ लगाना पड़ता है। लो ब्रांड रिकॉग्निशन, जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो कंपनी का है, प्रोडक्ट ब्रांड जो है वो काफ़ी लो रिकॉग्नाइज्ड है। मार्केट फिल्ड विद नेचुरल प्रोडक्ट्स विद लो एफिकेसी हैज़ लीड टू परसेप्शन दैट नेचुरल प्रोडक्ट्स डोंट वर्क वेल। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं लेकिन जिनकी लो एफिकेसी, तो वो क्या, क्योंकि नेचुरल हैं, लो एफिकेसी के प्रोडक्ट हैं, वो जो हमारा प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसके बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं,
ये परसेप्शन बनाते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। प्राइस, इंग्रेडिएंट्स आर एक्सपेंसिव एंड यूनिट कॉस्ट हाई। प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी हाई है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये वीकनेसेस हैं प्रोडक्ट की। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? पार्टनर विद ऑर्गेनिक फार्मर्स टू ब्रिंग डाउन इंग्रेडिएंट कॉस्ट। अगर कंपनी जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप करे तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डाउन आ सकती है, इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट डाउन आ सकती है। लेवरेज लॉयल कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग सैम्पल्स दे कैन गिवन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो लॉयल कस्टमर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है वो उसे कुछ फ्री सैंपल भी दे सकती है कंपनी, जिससे कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दे सकते हैं और कंपनी की सेल बढ़नी शुरू हो सकती है। इम्प्रूव एप्लीकेटर और प्रमोट द फैक्ट दैट प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट टू यूज एज ए फीचर। एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर ये प्रमोट किया जाए, क्योंकि डिफ़िकल्ट टू यूज़ है लेकिन ये एक फ़ीचर है, अप्लाई करने में डिफ़िकल्ट है लेकिन ये प्रोडक्ट का फ़ीचर है। एडवर्टाइज टू इम्प्रूव ब्रांड रिकॉग्निशन, और ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए, प्रोडक्ट की ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं थ्रेट्स की। एट द मोमेंट प्रोडक्ट इज यूनिक ऑन द मार्केट बट फॉर्मुलेशन कुड बी कॉपीड बाय कंपीटिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस समय प्रोडक्ट यूनिक है लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है एक्सपेंड होगा उसको कॉपी भी किया, उसके फॉर्मुलेशन को कॉपी भी किया जा सकता है, इसलिए उसकी अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लोअर प्राइस केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मार्केट के अंदर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत काफ़ी कम है, जो प्रोडक्ट के सर्वाइवल को चैलेंज कर रहे हैं। कॉस्ट इंक्रीजेज फॉर की इंग्रेडिएंट्स, जो प्रोडक्ट के अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लैक ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, competitors could launch similar product in other markets and gain a strong position in these markets. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्ट का, और कंपीटिटर्स जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट को, उस तरह का ही प्रोडक्ट जो है वो नई मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और कंपनी से पहले स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो यह है स्वॉट एनालिसिस एक प्रोडक्ट का जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था हमारा। आइए एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं स्वॉट एनालिसिस का, जो कि है सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। सो ए मिड रेंज होटल दैट स्पेशलाइजेज इन रूम्स एंड फीचर्स फॉर फैमिलीज। एक मिड रेंज होटल है जो कि फैमिलीज के लिए रूम्स और जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है। सो स्ट्रेंथ क्या है देखें होटल की, फैमिली रूम्स हैं क्योंकि फैमिली रूम से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है होटल। राइट, इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग डेकोर है उसका, बहुत अच्छा है, इनोवेटिव है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। क्लोज टू मेजर थीम पार्क, एक थीम पार्क के बिल्कुल क्लोज में है। मैनी रूम्स हैव एन ओशन व्यू, बहुत सारे जो लगभग सभी कमरे जो हैं उनके सामने ओशन व्यू आता है, मतलब समुंदर का व्यू आता है उनके सामने। कम्पिटिटिव प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है। फ्री शटल सर्विस टू थीम पार्क एंड नियर बाय ट्रेन स्टेशन। होटल जो है नियर बाय ट्रेन स्टेशन और नियर बाय जो थीम पार्क है उसके बीच में फ्री शटल सर्विस दे रहा है। ओके, ये तो स्ट्रेंथ हो गई होटल की। अब होटल की अगर वीकनेसेस को हमें देखना है तो वो क्या है? नीड ए बस टू गेट टू थीम पार्क, मैनी कंपिटिटर्स आर वॉकिंग डिस्टेंस। थीम पार्क अगर जाना है, जो होटल में जो गेस्ट स्टे कर रहे हैं, अगर उन्हें थीम पार्क जाना है तो उन्हें बस लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो थीम पार्क के पास में ही है। नो लग्जरी फीचर्स और एमिनिटीज़, होटल के अंदर कोई लग्जरी फीचर नहीं है, कोई एमिनिटीज़ ऐसी नहीं है जो लग्जरी है। ऑल रूम्स आर डिज़ाइन फॉर फैमिलीज विद नथिंग मोर सूटेड टू इंडिविजुअल्स एंड कपल्स। सारे के सारे रूम्स जो हैं फैमिलीज़ के लिए डिज़ाइन है, कपल्स के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए रूम कोई भी नहीं है। फैमिली एटमॉस्फेयर टेंड्स टू बी loud. This has lead to some bad reviews, babies crying and kids jumping. फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत लाउड हो जाता है और इसकी वजह से कुछ बैड रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, बच्चों के खेलने कूदने की ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये कंप्लेंट्स होटल के पास आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी कैसी हैं? ऐड बसेस टू
शटल सर्विस टू मिटिगेट रिस्क ऑफ लेट बसेस ड्यू टू ट्रैफिक। शटल सर्विस के अंदर बसों को ऐड करके बसों के लेट होने के रिस्क को कम किया जा सकता है, राइट। कंटिन्यूअली इम्प्रूव कस्टमर सर्विस को कंटिन्यूअली इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव साउंड प्रूफिंग ऑफ इंटीरियर्स, जो रूम के अंदर साउंड प्रूफिंग जो इंटीरियर्स है उसे इंस्टॉल किया जा सकता है। एड मोर फैमिली फ्रेंडली फीचर्स सच एज प्ले रूम्स, पूल्स एंड थीम रेस्टोरेंट्स फॉर किड्स टू इंक्रीज आवर कम्पिटिटिवनेस फॉर आवर नीश। फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को डेवलप करके, जैसे कि प्ले रूम्स हैं, पूल्स हैं और थीम रेस्टोरेंट्स हैं, उनको डेवलप करके ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब थ्रेट्स क्या हैं होटल के सामने? व्हेन नियर बाय होटल्स लोअर देयर प्राइस एंड ऑफर स्पेशल्स आवर बुकिंग्स टेंड टू फॉल। जब जो और भी जो कंपिटिटर्स होटल हैं, जब वो अपने प्राइसेस लो करते हैं तो हमारे होटल की जो बुकिंग है उस पर असर पड़ता है। कस्टमर्स ऑफ्टन फ्रस्ट्रेटेड बाय शटल सर्विस सच एज बसेस लेट ड्यू टू ट्रैफिक। कस्टमर जो हैं शटल सर्विस के लेट होने से भी काफ़ी परेशान हैं। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन थीम पार्क। होटल पूरी तरह से थीम पार्क के विजिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थीम पार्क ना हो तो होटल की सेल जो है बिल्कुल ही गिर सकती है। तो ये है स्वोट एनालिसिस एक मिड रेंज होटल के लिए, जो कि फैमिलीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, जो रूम सर्विस प्रोवाइड करता है फैमिलीज़ के लिए, राइट। ओके, तो अब तक हमने स्टडी किया स्वोट क्या है, स्वोट एनालिसिस क्या है, स्वोट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों एक कंपनी जो है स्वोट एनालिसिस का यूज़ करती है, स्वोट एनालिसिस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क क्या है स्वोट एनालिसिस का, और कुछ एग्जांपल्स को हमने स्टडी किया। ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वोट एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए स्वोट एनालिसिस कैसे यूज़ किया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट के लिए स्वोट एनालिसिस का कैसे यूज़ किया जा सकता है, और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी स्वोट एनालिसिस कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अब स्वोट एनालिसिस का जो मेन पर्पज़ है वो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि स्वोट एनालिसिस को यूज़ करके हम किस तरह से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। ओके, तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को यूज़ करके हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के साथ डील करना है, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स को यूज़ करके हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को के साथ एक मैचिंग करनी है। सो इंटरनल फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होगी हमारे पास? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि SO। कैसी स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी दैट यूजेस द स्ट्रेंथ्स टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड। ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। ऐसी स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी, राइट। तो ये एक ब्रिज बना स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के बीच में। दूसरा जो सेल है उसके अंदर है ST, यानी कि स्ट्रेंथ और थ्रेट्स के बीच में एक ब्रिज बनाना है। तो वो कैसी स्ट्रेटजी बनेगी? स्ट्रेटजी दैट यूजेस द स्ट्रेंथ्स टू मिनिमाइज द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके हम थ्रेट्स को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो थ्रेट्स हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ओके, अब आ जाइए सेल नंबर 3 के अंदर। अब वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे मैच किया जा सकता है और वीकनेसेस को थ्रेट्स के साथ कैसे मैच करना। तो वीकनेसेस को जब हम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करते हैं तो कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे? स्ट्रेटजी दैट मिनिमाइजेज द वीकनेस यूजिंग द अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड। ऐसी स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी जिसकी हेल्प से वीकनेसेस को, जो कंपनी की जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें कम किया जा सके और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके जो कंपनी की जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। आ जाइए अब सेल नंबर 4 में। वीकनेस और थ्रेट्स के बीच में हमें एक ब्रिज बनाना है।
सो कौन सी स्ट्रेटजी होगी? WT, यानी कि वीकनेस और थ्रेट्स। स्ट्रेटजी दैट मिनिमाइजेस द वीकनेसेस टू अवॉइड द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। जो थ्रेट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उन्हें अवॉइड करके वीकनेसेस को मिनिमाइज कर देना है, या यूं कहें वीकनेसेस को मिनिमाइज करके और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके हम एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसके अंदर वीकनेसेस को मिनिमाइज किया जा सके और थ्रेट्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये फोर्थ स्ट्रेटजी होगी, यानी कि एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसके अंदर ब्रिज बनेगा स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ का। दूसरी स्ट्रेटजी कैसी होगी? जिसके अंदर ब्रिज बनेगा स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स का। स्ट्रेंथ्स का यूज़ करके हम थ्रेट्स को डील कर सकते हैं, मैक्सिमम थ्रेट्स को डील कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी कौन सी होगी? इसके अंदर वीकनेसेस को मिनिमाइज करके अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करके वीकनेसेस को मिनिमाइज कर दें, यानी कि ब्रिज बनेगा वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में। और लास्ट जो स्ट्रेटजी होगी उसके अंदर ब्रिज बनेगा वीकनेस और थ्रेट्स के बीच में, राइट। सो ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है स्वोट एनालिसिस के बाद। तो ये था स्वोट एनालिसिस का कंसेप्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से स्वोट एनालिसिस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फिर बिना कोई देर किए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई फीडबैक हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाए। इस प्रेजेंटेशन को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके प्रेजेंटेशन को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कोई फीडबैक हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।